लेकिन मैं आई थिंक कुछ और व्यूज़ आपको सुनाता हूँ एग्जैक्टली। अगर आप देखें बाजार के कुछ दिग्गज जो इस ग्लोबल इवेंट को लेकर क्या राय रखते हैं और इस इवेंट के मैच्योर होने के बाद मार्केट्स की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, आइए सुनते हैं। चांसेस तो हैं 20-25% की एक 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक यूएस में हो सकता है, वो अनाउंसमेंट आज आपको मिल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि इंडिया में जो भी करेक्शन होगा वो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा जब तक हम प्रीवियस हाइज को क्रॉस नहीं कर लेते। तो 9100 तो आगे पीछे हम क्रॉस करने ही वाले हैं बिटवीन नाउ एंड मे बी दिसंबर, बट उसके बाद अर्निंग सीजन कैसे प्ले आउट होता है वो देखने की बात है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर बाजार गिरता है तो खरीदने का। चलिए, आपने अगर आप देखें व्यू सुना, लेकिन इस बीच मैं आई थिंक फेड की बातों से अगर आप देखें थोड़ा सा बाहर निकल कर आकर मैं आपके सामने जो आयशर मोटर है स्टॉक, उसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर है। तो शानदार मूव इसने दिया। और एक और अगर आप देखें कि ये जो टेलीकॉम स्पेस का भारतीय इंफ्राटेल है जो आज काफ़ी तेज़ है, 366 पे कारोबार कर रहा है। याद रखिए ये जो आज का मूव है ना, ये ऐसा नहीं है कि सडनली ये स्टॉक आ गया हो, ऊपर चल रहा है, डे हाई पे कारोबार कर रहा है, नहीं। इसने पूरा सितंबर और अगस्त की सीरीज़ के लेटर हाफ में काफ़ी मेहनत मशक्कत की, एक बेस बिल्डअप किया, बेस बिल्डअप के बाद अटैम्प्ट लिया, एक नॉट सक्सेसफुल, उसमें नहीं हुआ सक्सेसफुल, सेकेंड अटैम्प्ट लिया और सेकेंड अटैम्प्ट में ये बाहर निकल रहा है। वैशाली यहाँ पर एक बताऊँ, आई मीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है पूरे 1 साल की, 1 सवा साल की, और उसी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के सबसे लोअर एज पर अभी भी ये स्टॉक मिल रहा है 366। आप रिस्क लेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक पे? मैं डेफिनेटली ये स्टॉक रेकमेंड करूंगी और लेने को बनता है, बिकॉज फिलहाल फर्स्ट टाइम टेक्निकली भी बात करें तो डेली चार्ट भी पॉजिटिव होने लगे हैं, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा एक्शन आज है कुछ चुनिंदा शेयर्स में जो चल रहे हैं उन्हें देखिए आप। एक आप देखिए अंसल प्रॉपर्टीज़, यहाँ 1% से ज़्यादा का मूव है। गणेश हाउसिंग भी 1-1.5% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक जिस पर बात की जा सकती है वो है ओबेरॉय रियल्टी का। दिन के ऊपरी स्तरों पर भी है ये स्टॉक और अच्छा मूव इसमें देखा गया है। आज एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसका पूरे ही रियल्टी स्पेस में। फंडामेंटली तो काफ़ी साउंड कंपनी है। कंपनी के मुंबई में अगले 2 सालों में काफ़ी सारे लॉन्ग पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। अपने पीएस के मुकाबले फाइनेंशियल पोजीशन और वैल्यूएशंस दोनों ही बेहतर है। लेकिन एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं वैशाली का। वैशाली ओबेरॉय रियल्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 296 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी इन स्तरों पर? सो टेक्निकली ऑल्सो ओबेरॉय रियल्टी काफ़ी सपोर्ट पे अभी फ़िलहाल टिका हुआ है और देखा जाए तो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज जो हम बोलते हैं उसका सपोर्ट लेके तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो मेरे ख्याल से यहाँ से रनअप अच्छा सा आना चाहिए। सो मे बी 285 के स्टॉप लॉस से ये 320-330 के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं ट्रेडिंग। चलिए, इस बीच थोड़ा सा आज के जरा टॉप ट्रेडेड काउंटर्स को देखते हैं एक बार, वो स्टॉक्स जहां पर इस वक्त वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा हैं। इस क्रम में अगर आप देखें जीटीएल इंफ्रा, इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें मार्क्सन्स फार्मा 51 स्ट्राइक करता हुआ 5160, दैट मीन्स छोटे फार्मा और शेयरों की तरफ अब बाजार का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। और अगर आप देखें क्वालिटी हो गया, शरण बायो हो गया, ये करीब 20% ऊपर है। शरण बायो करीब 20% ऊपर, 12 रुपये के स्तर पे। टाटा स्टील, आगे बढ़ते हैं इन स्टॉक्स की कैटेगरी से। अगर आप देखें गोकुलदास एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्ट्राइक करने वाला स्टॉक कोई है? नो, नॉट एग्जैक्टली अब तक। बीपीएल, डीएलएफ, सिंटेक्स, नो, नॉट एग्जैक्टली छोड़ते हैं उसको भी। एल&टी फाइनेंस 9185 पे, नो, नॉट एग्जैक्टली। आई थिंक एक चीज़ आप ये देखिए, पीएफसी और आरईसी दोनों ही स्टॉक एक बार फिर से पेयर में तेज़ हैं। ठीक, आरईसी एज वेल और पीएफसी दोनों को दिखाइए 241। वैशाली आई थिंक ये कॉम्बिनेशन हमेशा काम करता है और आप ये देखिए कि इस सितंबर के हाइज को क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। क्या कहेंगे आप? सो आरईसीएल काफ़ी टाइम से पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है और देखा जाए तो 300 ऑड लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ये स्टॉक में बने रहना चाहिए, बिकॉज काफ़ी इन स्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी ये स्टॉक काफ़ी स्टडी है। तो मैं 300 के टारगेट के लिए ज़रूर रेकमेंड करूँगी। वैशाली, एक तो डेयरी स्पेस जहाँ के जिस स्पेस के 3 स्टॉक से जो अच्छा मूव दे रहा है, अभी मैंने जिक्र किया भी था, क्वालिटी लिमिटेड हुआ, उमंग डेयरीज हुआ, प्रभात डेयरी तो चलिए 20% के अपर सर्किट पर है। इस स्पेस से
कोई स्टॉक आपको समझ में आ रहा है जहां पर नई पोजीशंस रिसेंट रनअप के बावजूद भी क्रिएट की जा सकती हो? और दूसरा पॉकेट रहेगा जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां पर अभी भी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स अब डे हाई पर आ चुका है, गीतांजलि जेम्स 8% ऊपर है। कोई ट्रेड लेना चाहिए इन दोनों सेक्टर्स में से, इनमें से किसी शेयर पर? ज़रूर। मैं डेयरी स्टॉक्स काफ़ी ट्रैक कर रही हूँ और फिलहाल ऑफ कोर्स प्रभात ने तो वीकली ब्रेकआउट दे के आज 20% रनअप भी दिया है, लेकिन नेक्स्ट स्टॉक विल बी क्वालिटी में भी ब्रेकआउट आया है 132 लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं फॉर अ पोजिशनल टारगेट 150। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। आज कोल इंडिया बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा, अगर आप देखें 331 पर। अच्छी बात ये थी कि 320 के एक वर्टिकल को उसने वॉलेट नहीं किया, एक आप देखें एक बेस है उसका, उसको वॉलेट नहीं किया। जरा प्लीज़ एक बार आप जरा कोल इंडिया का फ्यूचर्स दिखाएंगे, एग्जैक्टली कोल इंडिया फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। 331 2 रुपये ऊपर, और उसके बाद अगर आप फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पर लगभग 5 लाख शेयर का एडिशन। दैट मीन्स ये पुल बैक, ये आज की तेज़ी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है एज पर द डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स एंड एज पर द लेवल्स। क्यों? क्योंकि इसने क्रिटिकल लेवल से पुल बैक दिया है। वैशाली, आप अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? मेरा ध्यान इतना नहीं है ये स्टॉक पे, तो आई विल गिव इट अ मिस। एक बार जरा रेलवे शेयर्स देखिए। आज सुबह हम बातचीत कर रहे थे कि जब रेलवे बजट आता था फरवरी में, तब उससे ठीक 2-3 महीने पहले ये स्टॉक्स एक्शन में आ जाते थे, लेकिन इस पूरे ही मंथ में और अगस्त में भी हमने बीच में स्पार्क इन स्टॉक्स में देखा भी है। और आज खबर भी आई, आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज करने का अप्रूवल मिला है, और इस अप्रूवल के आने के बाद इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। कर्नेक्स माइक्रो, टीटागढ़ वैगन और स्टोन इंडिया, ये कुछ चुनिंदा शेयर्स रहे हैं जहां पर खरीदारी आज के सत्र में आती हुई दिखी है। और इनफैक्ट वीरेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी भी होगी, जब रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु बोल भी रहे थे कि काफ़ी सारे एडवांटेजेस होंगे इसको मर्ज करने के, स्पेशली रेलवे के लिए। जो लायबिलिटीज वो भी पे करते थे 10,000 करोड़ के आसपास की, वो नहीं देनी होगी, तो एक बर्डन जो है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, इनफैक्ट बड़ा अमाउंट। तो वो रेलवे का जो जितना डिविडेंड पे आउट था वो अगर आप देखें ऑलमोस्ट इनका बच गया। खैर, आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, ये सुनते हैं। कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है, और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है, और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमेलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget. तो मौजूदा वित्त मंत्री को तो आपने सुना, लेकिन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की सोच क्या है इस फैसले पर, वो सुन लेते हैं। थोड़ी देर पहले यशवंत सिन्हा से हमारी बातचीत हुई, सिन्हा साहब ने क्या कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव कदम ही है, और ये भी अंग्रेजों के समय की देन है जिसको बदलने में हमें 70 साल लग गए, लेकिन ये बदलाव अच्छाई के लिए होगा, और इससे मुझे लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को आगे काम करने में और आसानी होगी। चलिए, तो आप ये पूर्व वित्त मंत्री को सुन रहे थे। आइए इस बीच मिस्टर द्विवेदी ने, आप देखें एक्स रेलवे मिनिस्टर जो है, उन्होंने इस समावेश को लेकर आप देखें क्या कहा। मैं ये कहना चाहूंगा कि रेलवे का यदि सेपरेट बजट नहीं है, उसकी अलग से जो स्थान वो नहीं रखता, तो रेल मिनिस्ट्री की क्या आवश्यकता है। तो आप, मेरा सुझाव होगा कि रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन और सी वाटरवेज सबको एक मंत्रालय बना दो। को एक सेपरेशन कमिटी 1924 में इसको सेपरेट किया गया था थ्रू द देन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको लॉजिकली इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए और पार्लियामेंट से अप्रूवल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें पार्लियामेंट में पहले एक बहस होने जरूरी थी।
आपने बहस करे बिना कर दिया, ये डेमोक्रेसी है। आपने डेमोक्रेसी का जो माप तोल है वो तो किया नहीं, किसी से पूछा नहीं, तो ये गलत दिशा पे जा रहे हैं।